राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटड़ी जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलून जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर के ग्राम पारोली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी और जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलदू जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर और लुहारी कला में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को और हमारी लोकप्रिय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कॉलेज खोले। मेरा पूरक प्रश्न है, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में सैनिकों का गांव है लुहारी कला, वहाँ हर घर में सैनिक है, लगभग 15 से 20 हजार सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। तो मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि भविष्य में वहाँ बच्चों की शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोलने का विचार। आप तो प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार आने के बाद इनके विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेजें खोली गई है, 3 नई कॉलेजें, और उनका निर्माण चालू है, उनकी बिल्डिंग बन रही है। और इन्होंने कहा लुहारू में, लेकिन इनके वहाँ से 8 किलोमीटर पे ही लुहारू पड़ता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इतने छात्रों की वहाँ, अभी जो मैं छात्रों की स्थिति बताऊं इनके इन 3 कॉलेजों में, तो 143 तो ये गर्ल्स कॉलेज में है और कॉलेज कोटड़ी में है 82 और 60 है एग्रीकल्चर। बच्चों की संख्या कम है। आने वाले भविष्य में अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से फिर 4 मेरा तो एक आग्रह है, कॉलेज आप आवश्यकता अनुसार खोलो, एमएलए को दो, लेकिन वहाँ पे स्टाफ भी बराबर जाता रहे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। चलिए अगला प्रश्न पूछना है। मेरा पूरक प्रश्न है आप वाली बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मेरे जहाजपुर में कॉलेज खोलकर बच्चों को शिक्षा का बढ़ावा देने का काम। चलो इनको धन्यवाद। अगला प्रश्न है। मैं निवेदन ये कर रहा था, जो आपने आंसर दिया इसमें 3 खंड है, जो क्वेश्चन इसमें 2 खंड है, एक तीसरा कहां से आ गया? नहीं, मेरे पास तो तीनों है प्रश्न। उत्तर एक्स्ट्रा दे दिया। हाँ ये सही। अगला प्रश्न है श्री मांगेलाल मीणा। क्वेश्चन संख्या 2068। क्वेश्चन संख्या 2068। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ राजस्व गांव धौराला में 27 हेक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड में ग्राम मुंडजोड़ी में 27 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिन्हित भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर व राजस्व विभाग को समय समय पर लिखा गया है। लक्ष्मणगढ़ में उक्त चिन्हित भूमि के आवंटन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभव है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, धौराड़ा और मुड़जोड़ी में कब चिन्हित की गई थी जमीन, और उसके बाद कलेक्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास केवल पत्राचार के अलावा और कोई काम नहीं किया, अब कब तक इसको विकसित किया जाना करेंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को भी और पूरे सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग न केवल जो जमीनें आज उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आगे के लिए भी जमीनें चिन्हित करके लैंड बैंक तैयार कर रही है। लैंड बैंक का मतलब है कि तुरंत आज ही हम उन सारी जमीनों पे इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर रहे। जब डिमांड आएगी तब जब डिमांड बेस्ड होती है, डिमांड आएगी हम डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री चालू करेंगे। यहां तक कि जो अब धौराला की बात है ये अग्रिम चरण में है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बता सकता हूं। और जो लक्ष्मणगढ़ की जमीन है वो उद्योग भू उपयोग उसमें शामिल नहीं है, बिकॉज वो एनसीजेड के अंदर आती है, लेकिन फिर भी हम उसको कोई दूसरे का इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। ये आज का स्टेटस है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय,
राजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या उसका विस्तार करने की प्रावधान है? क्या विस्तार करने की योजना है आपकी, और कब तक विस्तार करोगे उसका? अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया अलवर से करीब 40 किलोमीटर है। धौराला जो अभी हमने चिन्हित करी है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर है। राजगढ़ शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर है। इसमें डोलोमाइट की प्रोसेसिंग हो रही है। उसमें भी अब दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं माइनिंग के लिए, उस माइनिंग की वजह से वहां पर जो इंडस्ट्री की यूनिट्स लगी हैं उनका काम भी धीमा हो गया है। लेकिन अभी भी वहां पर तकरीबन 4 प्लॉट हैं जो खाली हैं। मैं टोटल बताता हूं, वहां पे 114 प्लॉट हैं जिसमें से 110 अलॉटेड हैं। 4 प्लॉट राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में ही खाली पड़े हुए हैं और 104 प्लॉट अंडर प्रोडक्शन है। 40 एकड़ भूमि है जिसके अंदर से 25 एकड़ को हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर शामिल करा है। बाकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एरिया। तो स्पेसिफिक है कि राजगढ़ के अंदर अभी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां प्लॉट ही खाली पड़े हुए हैं। अगर किसी को जरूरत होगी तो वो 4 प्लॉट हम सबसे पहले देंगे। लेकिन अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए अगर डिमांड आती है तो हम निश्चित रूप से जो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है। छोटा सा निवेदन माननीय मंत्री जी, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा। आपके डिपार्टमेंट ने 5 बार लेटर लिखा है जमीन आवंटन करने के लिए। तो क्या कलेक्टर या सरकार की मंशा नहीं है क्या वहां जमीन अलॉट करने की? जब भूमि चिन्हित हो गई और आप खुद जो है अलग अलग मैं देख रहा था 2025 में 24 में आप 5 बार डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर लिखा गया है भूमि का अलॉट करने का, तो न तो ना की जा रही है न हाँ की जा रही है। तो सरकार सामंजस्य तो बैठाए। माननीय मंत्री जी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है लीडर ऑफ अपोजिशन की और उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले चिन्हित ही 2021 में की गई थी। तो 2021 से लेकर 2023 तक अलॉट नहीं हुई, तब आपकी सरकार थी, है ना? तो हमने तो बार बार लेटर लिखा और आज मैं सदन को यह भी बता रहा हूं कि ये धौराला की जो जमीन है वो रीको को मिलने के लिए अग्रिम चरण में है। अगला प्रश्न है श्री चंद्रभान सिंह। प्रश्न संख्या 95 माननीय मंत्री जी। खंड 1 चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल मांग अनुसार वर्तमान में 289.1 लाख लीटर पेयजल उत्पादन कर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वार्डवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं बदेसर में अव्यवस्थित सभी 267 ग्रामों में विभाग की विभिन्न योजनाओं द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2 चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल संवर्धन योजना की अमृत 2 योजनागत राशि रुपये 45 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 6/2/2023 को जारी की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 25/7/2025 को जारी किए जा चुके। वर्तमान में योजना का कार्य प्रगतिरत है। विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में अव्यवस्थित सभी 266 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु योजना की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। माननीय सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से ये बताने का कष्ट करें कि आज कुछ वर्ष पूर्व चित्तौड़गढ़ विधानसभा में अनेक पंचायतों और जुड़े गांव में अंदर चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी पहुंचाने की घोषणा हुई थी, पर आज की स्थिति 1% कार्य भी इस योजना का धरातल पर नहीं पहुंचा है। सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं, इस योजना का कब तक क्रियान्वयन होगा, कब टेंडर होगा, कब तक इनको काम चालू कर देंगे और कब तक काम ये पूरा हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं चित्तौड़ विधानसभा की पूरी में जिले के साथ साथ विधानसभा की बताना चाहूँगा कि बजट घोषणा 2024-25 टोटल इस में एक चित्तौड़गढ़ शहर और चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति और बदेसर पंचायत समिति ये 3 है, जिनमें 221 गांव चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में, 45 गांव बदेसर में, टोटल 266 गांव है। इनमें लगभग 14 गांवों के अंदर सिंगल पे विलेज योजनाओं में लगभग राशि 21.88 करोड़ रुपए की घर घर जल कनेक्शन जारी किए जाने की स्वीकृति जारी कर उक्त सभी गांवों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
बड़ी योजना वृद्धि परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति बेगू, बेसोरगढ़, गंगरा, चित्तौड़गढ़ ग्रामीण, बदेसर और निमेड़ा के कुल 648 ग्राम में डाणियों को चंबल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के 207 ग्राम एवं पंचायत समिति बदेसर के 45 ग्राम मेडाणिया वरद पेयजल परियोजना राशि 2245 करोड़ में स्वीकृत है। उक्त परियोजना में फेज द्वितीय के पैकेज 2B में, जिसमें पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के 204 गांव में पंचायत समिति बदेसर के 45 ग्राम सम्मिलित है। इसके हमने पहले भी टेंडर लगा दिए थे। उसके क्योंकि पिछले जो कार्यकाल में कई गलतियां हुई थी, फर्जी सर्टिफिकेटों की वजह से सारी है, तो पारदर्शिता बरतने के लिए 3 पेपर में कोरिजेंडम निकालने की वजह से विभाग चाहता है कि पहले कुछ छोटी मोटी भी गलती नहीं रहे। सभी अधिकारी पुराने कार्यकाल के हिसाब से डरे हुए हैं, तो उसमें देखने की वजह से जब इसका जो कोरिजेंडम जो NIT जो पब्लिश की तो 3 पेपर में नहीं निकल के 2 में गई थी। इसकी वजह से दोबारा कैंसिल करना पड़ा, वरना उसका हम वर्क ऑर्डर दे रहे थे। उसकी कल फाइनेंस कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग है, कल हम उसकी टेक्निकल बिट खोल के इसी महीने में इसका वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। 100% जो आपके शहर की और एक गाँव की जो 266 गाँव है, मार्च 2028 से पहले आपके हर घर में पानी पहुँचा देंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री अनिल कुमार कटारा। प्रश्न संख्या 96 जिसका उत्तर मुझे प्राप्त हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान में स्थित 84 विधानसभा एक बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां की जनता सरकार के निर्णयों पर हमेशा तरसती भरी निगाहों से देखती है। प्रश्न पूछो। तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा मंत्री जी से कि क्या सरकार अमरपुरा बांध में उपलब्ध जल का उपयोग करते हुए अतिरिक्त कमांड क्षेत्र के विकास के संबंध में विचार रखती है या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 84 से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि अमरपुरा बांध में अधिशेष जल उपलब्धता, निर्मित नहरों की जल प्रवाह क्षमता एवं उपादेयता के अनुसार गुण अवगुण के आधार पर इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र 84 हेतु सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव जनजातीय विकास विभाग को भिजवाने का विचार रखती है या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि लिफ्ट सिंचाई परियोजना हेतु उचित स्थान का चयन कर जल प्रबंधन अनुकूल पाए जाने पर प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकृत करने हेतु भिजवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्या श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 97। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जन सहभागिता द्वारा 30/70 के अनुपात में 30 विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृत राशि 337.45 लाख TAD से दे की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। विवरण पृष्ठ पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, जनजाति भागीदारी योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध जनजाति हिस्से की राशि 40% प्रथम किस्त के तौर पर हस्तांतरित किया जाता है। इसके पश्चात हस्तांतरित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्राप्त होने पर जनजाति हिस्से की शेष राशि हस्तांतरित की जाती है। अब तक पूर्ण हुए कार्यों के पेटे किए गए भुगतान का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2020, 21 और 22 के भी काम अभी तक इसकी यूसी और अंतिम भुगतान नहीं हुआ है, इसका क्या कारण? अध्यक्ष महोदय जी,
अरे बोलने तो माननीय सदस्य, उनको सुनो तो। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, आप दोनों का कंपटीशन है। 30 कार्यों में से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 3 कार्य प्रगति पथ हैं और 4 चालू हैं। पूर्ण कार्य का जो आपने ये पूछा है कि भाई ये जो 2022-23 के काम है, इसमें मैं आपको बताता हूं 2022-23 में ग्राम पोपटाली, ये सारे नाम लूंगा तो बहुत है, लेकिन इसमें काम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काम है। ये 10 काम है जो पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ तो जाते जाते स्वीकृत किए, कुछ जाने से पहले स्वीकृत किए, और ये काम अभी हमारे आने के बाद में इनको हमने पूरा भी किया है और पूरा करने के बाद में पैसा भी हस्तांतरण किया है, और कुछ काम अभी जो पैसा हस्तांतरण हुआ उनके यूसीसी आना बाकी है, वो यूसीसी आएगी तो हम। माननीय सदस्य नो, माननीय सदस्य आप जब आपका नंबर है तब आप जरूर बोलना। इशारा नहीं है, आपकी पूरे सदन समस्या की ओर क्या इशारा है? आपने तो उनको जाते जाते स्वीकृत किए, अब हमने इनको पूर्ण किया, कुछ काम पूर्ण नहीं हुए। ये काम है जो नहीं पूर्ण हुए, जो मैं बताता हूं आपको। आपकी सीसी सड़क है डागलियों की, पंचोली से पेड़वास की और लिंक रोड है, इसकी यूसीसी समझना अभी दिन है, अब होगी दिलाऊंगा। इसी प्रकार दूसरा है आपकी सीसी सड़क निर्माण कार्य बुजड़ा से अमला बावजी तक, ये भी अंतिम किस्त का भुगतान आयुक्तालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आने का रुका हुआ है। ऐसे ये सारे हैं, तो इनका जैसे ही उपयोगिता प्रमाण पत्र आएगा तो भुगतान कर देंगे। दूसरा आपका सवाल क्या था, आपने क्या पूछा था? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से इसका धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में पूर्व सरकार का काम को ये पूरा कर रहे हैं। वो जो लास्ट भुगतान जो उनको देना है, उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने पता किया है, भुगतान आपने भेज दिया है मगर पंचायत तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए वो जो कब तक पहुंचा देंगे और उनको कब तक राहत देंगे, और हमारे जन सहभागिता का काम की थोड़ी सी मॉनिटरिंग अच्छी करेंगे तो हमारी जनता को, पूर्व सरकार ने तो लाभ नहीं दिया मगर हमारी सरकार में हमारे जनजाति परिवारों को अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आप कोई बोल रहे हैं क्या उस पर? ये बोल रहे हैं उसके बाद। अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा कि भाई जो पैसा पहुंचा नहीं है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा रिलीज हो गया। रिलीज हुआ तो कहाँ अटका हुआ, इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करने करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आजकल डायरेक्ट पैसा खाते में जा रहा है, तो फिर कहाँ गया बीच में, खाता नंबर चेंज हो गया क्या? मैं माननीय अध्यक्ष जी, देखो मैं तो इनके लोगों को बधाई देना चाहूंगा, मंत्रियों को। कन्हैया जी ने जवाब दिया 2.25 साल में एक भी योजना पूरी नहीं हुई है, जितनी पूरी थी ना पिछली सरकार की थी। आपका जो जवाब है, आपने 30 काम बताए, 30 काम में जो पूरे हुए ना वो टोटल पिछली सरकार के थे। आपने 2.25 साल में जो है ये 26 नंबर से 30 तक 5 ही काम मंजूर किए हैं, और 5 के 5 जो है 4 तो शुरू नहीं हुए और 1 प्रगति पे है। और फिर भी कह रहे हो साहब हमारी सरकार, हमारी डबल इंजन। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं साहब, इनसे पूछो कि ये जो पूरे 2.25 साल में कितने काम पूर्ण कर दिए, वो काम बता दो। कंप्लीट काम कितने हुए 2.25 साल में? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, काम हम स्वीकृत करते हैं, स्वीकृत करने के बाद में एस निकलती है, एस के बाद में टीएस आती है, और टीएस आने के बाद में एफएस निकलती है। तो जब तक टीएस नहीं आएगी तब तक हम एफएस नहीं निकालेंगे, और एफएस होने के बाद में इन कामों को पूरा करेंगे हम लोग। पैसे नहीं जा रही है, कोई घर से थोड़ी कराएंगे। सही कह रहे हो आप। अगला एफएस जारी होती है, पैसे पहुंचते ही नहीं है। अगला प्रश्न है श्री पीतर राम सिंह काला। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। नहीं मिला? मैंने प्रश्न पूछा था, क्या सरकार प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करना क्या विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?
माननीय मंत्री महोदय ने जलेबी की तरह से गोल गोल क्या कि घुमा के और परिपत्र संलग्न लिखे हैं। उसमें लिखा है प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और परिपत्र 10/8/16 और परिपत्र 10/9/21 की प्रति संलग्न की है। जबकि मैंने प्रश्न पूछा था कि कटानी का जो रास्ते दर्ज करने का विचार रखती है या नहीं, और करती है तो कब तक करेगा। तो प्रश्न, मूल प्रश्न है, उसका उत्तर दिया सर पहले तो। माननीय मंत्री जी, मेरे को वैसे माननीय मंत्री जी उत्तर जो है ना, जो उन्होंने पूछा है उसको तो नहीं लग रहा है। अब आप उत्तर दे दीजिए। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के संबंध में वर्तमान में राजस्व कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत प्रावधान विद्यमान है। आप तो ये बताएं इनको कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में कटानी राशि दर्ज करने का विचार रखती है कि नहीं। मैं यही बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह विचार है कि जनहित में मेरे को पूरा जवाब देने दी, क्योंकि राजस्व में पूरे नियम कायदे के अनुसार है। अब अब ये जो इन्होंने मैंने जो जवाब दिया है प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अरे विचार रखती है कि नहीं, हाँ या ना में पहले ये तो बताना पड़ेगा इनको, फिर आप डिटेल दे दो उनको। नहीं करना चाहते, नहीं हाँ करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए ना, तभी तो। और आप दीजिए आप दीजिए। प्रचलित रास्तों को नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा ताकि आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार ने अनेक प्रचलित रास्ते राजकीय अथवा निजी खातेदारी भूमि में होकर गुजरते हैं जिनका वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं है। ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्तों का अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सब जगह आती है। एक मिनट सुन लेना, आपके भी आती है। आप सुन लेना पहले। अरे सुनो, सुनने के बाद बोलना। आप बोलिए। आप निकाल देना, पहले निकाल देना। अरे उत्तर सुनिए पूरा। भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार मैं इसका विस्तार भी बताना चाहता हूं। इस नियम 58 में गश्त गिरदावरी के माध्यम से, 59 में नक्शे के संबंध में के माध्यम से, 60 में नक्शे के दुरुस्ती के संबंध के माध्यम से, 66 खेतों के विभाजन के संबंध में और 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में कटानी रास्तों का काम किया जाएगा। साथ में ही उपनिवेशन क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी, आपका 2 लाइन का ही है, आप तो देना चाहते हो नहीं, क्यों नहीं देना चाहते? उत्तर दे दो ना। अलग अलग नियम है अलग नहीं, आप तो इसका ही बताओ। राजस्व विभाग का अलग है, इसके उपनिवेशन विभाग का अलग है, अगला सरकारी जमीन का जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। जनता की मांग और आवश्यकता को देखते हुए नियमों के अंतर्गत। माननीय मंत्री जी, हो गया, अगली बार इसको दे। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न संख्या 99। सर, मुझे जवाब मिल गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से। अरे भाई हो गया। अरे जवाब नहीं आ रहा तो इसको मंत्री जी यही नहीं बता रहे कि ये इसका जो है दर्ज करेंगे। यही नहीं उत्तर, इस प्रश्न का दोबारा इसको दोबारा दिलवाएंगे। हो गया, ठीक है। चर्चा करो। अरे राजे, अगला प्रश्न आ गया डॉक्टर सुभाष गर्ग। सर, प्रश्न संख्या 99 मुझे जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जिन्होंने प्रश्न के का में जवाब दिया है कि आवासहीन पात्र परिवारों के चयन हेतु सर्वे का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने पूछा था विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में कितने परिवार आवासहीन हैं, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ये प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है बिल्कुल गलत उत्तर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी महोदय को कि राजस्थान होमलेस। उत्तर ही नहीं सुना आपने। सर एक मिनट, तो उत्तर तो वो मंत्री जी को तो बोलने तो पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे ये कह रहे हैं लेकिन मंत्री को तो बात सुनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक नीति जारी की थी, शायद वो आपने देखी होगी, राजस्थान होमलेस अपलिफ्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2022, जिसमें क्लियर कट मेंशन है कि आश्रयहीन परिवारों को सर्वे करके और उनको उचित आवास या जगह दी जाएगी और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का फॉर्मेशन का प्रावधान है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से, क्या कलेक्टर ने, जिला कलेक्टर ने भरतपुर में इस नीति के तहत जब से ये नीति लागू हुई और आज तक कोई बैठकें आयोजित की सर्वे करवाने के लिए, हाँ या ना? फिर दूसरा पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विधायक महोदय का की बात कर रहा हूं और मेरे पूरा क्वेश्चन, तो मैं आवास विहीन का जवाब दूंगा। और आवास विहीन में जो शर्तें हैं, उन शर्तों को जो पात्रता पूरी करता है उनको आवास आवंटित किए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अगर आप ये पूछते कि भरतपुर शहर में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है, तो मैं उसका भी जवाब दे देता। एक मिनट इनको दे दिए। अरे पहले इनको बोलने दे। आपका प्रश्न जिससे संबंधित था उसका जवाब मैंने दे दिया। और आपके भरतपुर में 2016-17 से लेकर अब तक 302 पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। विगत 2 वर्षों में पात्र व्यक्तियों की संख्या 54 है और भविष्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में जो योजना की दिशा निर्देशिका है उसके अनुसार आवेदक स्वयं ही योजना के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करता है, जिसका भौतिक सत्यापन नगर निगम द्वारा किया जाता है। और भौतिक सत्यापन करने के बाद पात्र व्यक्तियों की सूची भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाती है और भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। माननीय सदस्य महोदय, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं कि राजस्थान होमलेस एंड अपलिफ्टमेंट पॉलिसी 2022 के तहत आवास भी, पहले मेरे को कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। जब आपका प्रश्न मेरे पास आएगा उसका जवाब ढूंढूंगा। और एक बार सुन लीजिए, मेरे को पहले सुन लीजिए। सुन लीजिए पहले मेरी बात। आवास विहीन है। आपका प्रश्न है सर, एक मिनट बताइए। जिस प्रारूप में मेरे पास आएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने परिवार आवास विहीन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आवास विहीन, और मैं बात वही कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का पूछा ही नहीं है, ना शहरी की पूछा, ना ग्रामीण का पूछा है। मैंने पूछा है कि विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में कितने परिवार आवास विहीन हैं। और यह जो पॉलिसी 2022 कहती है, आप पॉलिसीज को रखवा लीजिए,
उसको एक मिनट लेट में कंप्लीट मंत्री जी, आप बोल लेना बाद में। अब आप उस पॉलिसी को दिखवा लीजिए, आपको भी क्या उस पॉलिसी में आवासहीन परिवारों का सर्वे करने का प्रावधान है या नहीं, और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रावधान है या नहीं? हाँ या ना में जवाब मांग रहा हूं बस। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने प्रश्न को भी खुद को ही गलत पढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है आपने? हाँ लिखा है, हाँ लिखा है, लिखा है। खंड संख्या प्रधान, अरे भाई खंड संख्या खंड 2 में पढ़ो, आप पढ़ो। अरे कहाँ ये देखो ना, लिखा है इसमें, आपका गलत आ रहा है। वो खंड 2 में, खंड 2 में, खंड 2 में है ना। अरे वो 2 में, सुनिए, मैंने 2 में लिखा है, वो खंड 2 में। मैं खंड का की बात कर रहा हूँ, मैं खंड का की बात कर रहा हूँ। खंड 2 पद में आया ही नहीं, पूछा ही नहीं है। नहीं ये क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। संरक्षण दीजिए। मुझे बताइए, मैं खंड 2 में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ, खंड क में तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बता दीजिए, सब व्यवस्था दे दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिसके पास खंड नहीं है, आवासीय खंड नहीं है, वो भी जानकारी सदन को दी जा सकती है, और प्रधानमंत्री आवास के अंदर जितने पात्र हैं अपात्र हैं वो भी जानकारी दी जा सकती है। इन दोनों से ही तालमेल रखता है इनका प्रश्न। तो ये गुगली नहीं है कि मैंने प्रश्न ये पूछा है लेकिन जवाब कुछ और हो रहा है। हम दोनों उत्तरों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आज जो एक अरे सुनिए, अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं। खड़ा होना। अरे आप अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैंने अनुमति दी है, यहाँ दूंगा मैं। नो, जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर की तैयारी करके मंत्री आए। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, दिलाऊंगा। अरे आप तो बिराजो, अरे आप क्यों बोल रहे हो? आप बिराजो। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देने को तैयार है। आपके मंत्री जी खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक को भी ये बताना चाहूंगा और पूरे सदन को भी ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू हुई थी। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों की सर्वे करके गणना करवाई गई थी। बीपीएल सर्वे के बाद 2012 में पंचायतवार उस पंचायत में जितने आवासहीन परिवार थे, सर्वे के बाद उनकी सूची बनी थी, और सूची बनने के बाद जितने लक्ष्य आवंटित होते थे, प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति जारी की जाती थी। उसके बाद अब आप नहीं लो, उत्तर सुनना पड़ेगा। क्या क्या चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते क्या हो आप लोग? उत्तर सुनना पड़ेगा आपको। नहीं उछल क्यों, आप क्या चाहते हो? नहीं चाहते क्यों? नींबू में आके बात करो। माननीय सदस्य, बात करनी हो तो नींबू में आके बात करो। माननीय सदस्य, बिना नियम बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। जानकारी सुननी पड़ेगी, फिर आपको मौका दूंगा। उनका मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। बोलिए। जब अगर आपको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उसके क्रियान्वयन की जानकारी नहीं है, ये आपका काम है, ये मेरा काम है। हाँ तो मैंने कर दिया, मैंने अनुमति दी है, आप क्या टाइम खराब कर रहे हो? बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों का जवाब 2.0 उसके जो दिशा निर्देश आए हैं, उस दिशा निर्देश में भारत सरकार ने एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है,
और शहर में जो आवासहीन व्यक्ति है वो अपनी पात्रता से संबंधित कागजात के साथ उसमें आवेदन करेगा। शहरी निकाय उसकी पात्रता की जांच करेगा और जांच करने के बाद जो पात्र व्यक्ति पाए जाएंगे उनकी सूची भारत सरकार को प्रेषित करेंगे और भारत सरकार स्वीकृति जारी करने के बाद हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ प्रदान करेंगे। बहुत सही है। आपके दो हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को ऐसा लग रहा है सरकार कंफ्यूज हो अनुमति गई। दी है इनको, आपके दो हो गए, इनको अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राजू ये तो बिल्कुल ही गलत है सर। 2 क्वेश्चन पूछने का तो अधिकार है ना मेरा। तो पहले का क्लियरिफिकेशन था, उसमें मैं बोला था। चलो पूछो। दूसरा ये माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछिए। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि 2010-12 में सर्वे करवाया गया था। आपके सामने दिया, सदन में दिया है। सुनिए, अरे विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होता है। मैं तो केवल पूछ रहा हूं, एक तो उसका भी संख्या का विवरण दे सकते थे। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं, 2022 में राजस्थान सरकार पॉलिसी लाई या नहीं लाई, मैंने ये पूछा था सर, और कुछ मैं पूछा ही नहीं। उस पॉलिसी में प्रावधान है या नहीं सर्वे करवाने का, ये मैंने पूछा है 2022 की में, बस। और मेरा कोई इसके अगला कोई मकसद नहीं, वो पूछा था मैंने, उसका जवाब ही नहीं है सर। राजू, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नो गोपाल जी, नो। आपके भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1417 निर्माणाधीन आवासों की संख्या है। उनमें से 1144 पूर्ण हो गए, यानी 80.73% पूर्णता हो चुकी है। अब अगर आप को भूमिहीन परिवारों की संख्या चाहिए तो मैं जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर, प्रश्न का भाग नहीं था, भाग नहीं होते हुए भी आपको प्रेषित कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है जैसे, वैसे यहाँ एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, आप जबरदस्ती एडवोकेसी कर रहे हैं। बोल रहा माननीय प्रश्न पूछने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार नहीं है। आप प्रश्न पूछिए, और प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम ऐतराज करेंगे। मैंने सच्चाई कह दी तो बताओ, कह रहे हैं कि भाषण दे रहा हूं। ये माननीय सभा में अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय थोड़ी जल्दबाजी कर गए। वो आप तो प्रश्न पूछो। वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने पूछा था आवास विहीन का प्रश्न पूछ रहा हूं, आवास विहीन का प्रश्न पूछा था, और उन्होंने गलती ये कर दी माननीय सदस्य ने कि जो पॉलिसी पूछ ली वो होमलेस की पूछ ली। तो आप होमलेस अलग समझ गए, आवास विहीन अलग समझ गए, इसलिए आप बीच में बोल रहे थे। चलिए, हो गया। बात एक ही है, आप प्रश्न पूछो ना, जो क्वेश्चन है मंत्री से प्रश्न पूछो। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, प्रश्न ये है कि जिनके पास मकान नहीं, आप मकान कब तक दोगे? मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, यही तो पूछा है उन्होंने, और जो जवाब आया वो गलत आया। इसलिए उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई और उस पॉलिसी का मापदंड पूछा है, उस पॉलिसी की प्रक्रिया पूछी है, आपको पॉलिसी बतानी चाहिए, ना कि मंत्री जी को गुमराह करना चाहिए। आप खुद ज्यादा काबिल होने के चक्कर में मंत्री जी को मरवाने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भरतपुर से आने वाले विधायक महोदय के प्रश्न में जो सूचनाएं मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है। अब उन्होंने प्रश्न से इतर भूमिहीन परिवारों की संख्या के बारे में प्रश्न किया है।
चलिए जिसके पास भूमि ही नहीं है तो आवासहीन कहां से होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन उसके पास भूमि होगी, वो तो बेघर कहलाएगा। अगला प्रश्न वो बेघर कहलाएगा, आवासहीन नहीं कहलाएगा। जिसके पास रहने की ठोर नहीं है वो बेघर कहलाता है, और जिसके पास रहने की ठोर है और पक्का मकान नहीं है वो पक्का आवासहीन कहलाएगा। मान्य कैलाश वर्मा, मान्य कैलाश वर्मा, प्रश्न संख्या 100। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बगरू में अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता स्तर के स्थित ऊर्जा विभाग में संचालित कार्यालयों का विवरण पृष्ठ अ पर उपलब्ध है। खंड 2 नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के सृजन किए जाने हेतु राज्य सरकार से ऊर्जा विभाग के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। राजस्थान सरकार ने अनुमति पत्र क्रमांक F29 ऊर्जा 2017 दिनांक 13/3/18 परिशिष्ट ब के द्वारा नवीन उपखंड कार्यालय सहायक अभियंता कार्यालय के सृजन किए जाने हेतु मापदंडों का निर्धारण किया गया है, जो निम्नानुसार है। नवीन कार्यालय के लिए सहायक अभियंता के लिए 22,000 उपभोक्ता की एक मापदंड है, और शहरी के लिए 28, ग्रामीण के लिए 22,000 और शहरी के लिए 28,000 उपभोक्ताओं का मापदंड है। और औद्योगिक है तो वहाँ 50 MVA से लेकर के 250 MVA तक का मापदंड है लोड का। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में ऐसे कौन से JN कार्यालय है जो IN स्तर के ऊपर क्रमोन्नत होने के मापदंड पूरा करते हैं। मेरा पहला पूरा क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बगरू से आने वाले सदस्य ने पूछा है कि उनके क्षेत्र में जो ऐसे कार्यालय हैं, सहायक अभियंता कार्यालय, उपखंड कार्यालय, जो मापदंड पूरा करते हैं सहायक अभियंता के लिए, तो उनमें बड़के बालाजी व गोनेर में वहां उपभोक्ताओं की संख्या मापदंड के अनुसार ज्यादा है, और उन दोनों सहायक अभियंता कार्यालयों को अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिए वो मापदंड पूरा करते हैं। और इसके ये दोनों ही कार्यालय सहायक अभियंता जहां अतिरिक्त अधिकतम संख्या है, और उसके बारे में जो आपने पूछा है वो दोनों को अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिए ये प्रक्रियाधीन भी है, और इसका प्रस्ताव बनाकर हम वित्त विभाग को भेज करके और प्रयास करेंगे कि वित्तीय उपलब्धता अनुसार इन दोनों सहायक अभियंता कार्यालय में एक एक कार्यालय और नया खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय के जवाब के बाद में, जैसे पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बगरू विधानसभा क्षेत्र बहुत व्यापक क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, और पूरे जयपुर के रिंग रोड की जैसे पुराना घाट से लेके और मेन बगरू तक पूरे हाईवे से कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, और लगभग 220 kV के GSS सीतापुरा, इंदिरा गांधी नगर, गोनेर, बगरू, वाटिका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के अंदर, सीतापुरा, पुराना घाट, बगरू, बालावाला के अंदर स्थित है। मगर अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब भी दिया, और ये जवाब इनका सार्थक भी है, सरकार के पास में वित्तीय अनुबंध भी होता है, वित्तीय प्रबंधन भी होता है, उसी के माध्यम से GSS कार्यालय या बिजली की योजनाएं आती है, वो बात बिल्कुल सही है। मगर जो स्थान माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गोनेर जगदीश महाराज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है, और बड़के बालाजी भी अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थान है। अरे मैं साल से देख रहा हूँ सब जगह। मेरा एक बार क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो। आपकी समस्या क्या है? कोई भी बोलता है हर चीज में प्रश्न पूछो। बीमारी है क्या कोई? अरे प्रश्न पूछो। नहीं अध्यक्ष जी, मैं ये बता रहा हूँ,
मंत्री जी जवाब देंगे। मैं अगला वो प्रश्न करेंगे। ये क्या माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पूछो मुझे। अगला प्रश्न होने दो पूछो। इसको। आप प्रश्न पूछो। आईएन कार्यालय बड़के बालाजी और गोनेर जो आईएन स्तर के ऊपर क्रमोन्नत हो सकते हैं, मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं, मगर ये दोनों जगह ऐसी है जहां पे पात्रता रखते हैं, इनको हम कब तक क्रमोन्नत कर देंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। देखिए, जो बगरू में हमने माननीय अध्यक्ष जी पूर्व में भी 2 सहायक अभियंता कार्यालय को क्रमोन्नत किया है, एनआरआई और सीतापुरा। अब इनका जो ये दोनों क्षेत्र है, यहाँ भी अधिकतम उपभोक्ता हैं और मापदंड पूरा करते हैं। हम इस विधानसभा में ऑलरेडी पूर्व में 2 कार्यालय खोल चुके हैं सहायक अभियंता के, और जो अधिकतम उपभोक्ता है उसके लिए हम वित्तीय प्रबंधन के अनुसार हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे, प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को जाएगा। जैसे हमें स्वीकृति मिलेगी निश्चित रूप से उस पर खोलने का प्रयास हम करेंगे। अगला प्रश्न श्री राजेंद्र। प्रश्न संख्या 101। माननीय मंत्री मेरे जी। को उत्तर आ गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, विधानसभा क्षेत्र महुआ में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थी एवं वृद्धजन ऐसे हैं जिनके पास परिवहन के साधन नहीं है। क्या सरकार जनभावनाओं को देखते हुए वंचित ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को मुख्यालय महुआ से बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसमें मैं इनकी विधानसभा में महुआ से 172 बसें इनके महुआ से चलती है, संचालन होती है। और हमने इन्होंने ये भी पूछा था कि 2022 से अब तक कितने गांव जोड़े गए। हमने केवल और केवल माननीय भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में इनके 12 बसें इस विधानसभा में चलाई है। और मैं बताऊं आपको, दौसा से बयाना, पीपलखेड़ा, बालाहेड़ी मोड़, महुआ 2 बसें यहाँ चल रही है। आपके दौसा, जयपुर, बयाना, पीपलखेड़ा, बालाहेड़ी मोड़, महुआ 1 बस चल रही है। दौसा, टोडा भीम, जगतपुरा यहाँ पर 1 बस चल रही है। गाजीपुरा मोड़, पावटा, दौसा, मंडावर, खाटू श्याम जी, नांगल और रशीदपुरा, जटवाड़ा, महुआ, समलेटी, मौजपुर और बालाहेड़ी मोड़, पीपलखेड़ा यहाँ पे 1 चल रही है। दौसा, मंडरायलवाड़ी, पीपलखेड़ा, बालाहेड़ा मोड़, महुआ, काजीपुरा मोड़, मनोहरपुर यहाँ पे इनके 1 बस चल रही है। और फिर महुआ में दिल्ली के लिए 1 बस चल रही है। धौलपुर, जयपुर के 1 बस चल रही है आपके वहीं से, और धौलपुर, जयपुर, महुआ के लिए 1, धौलपुर, जयपुर के लिए 1 और 12 भरतपुर, महुआ के लिए 2 बसें चल रही है। ये तो हमने 2 साल में इनके 12 बसें चलाई है और इसमें तकरीबन हमने इतने गांव जोड़े। बाकी इनके जो हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे निविदा निकाल रखी है इन्होंने ग्रामीण बस सेवा के लिए, उसमें आपके करीब 32 ग्राम पंचायतें हमने जोड़ रखी है। और इसके अलावा आपकी 21 ग्राम पंचायतें और बच रही है जिसमें हमने ग्रामीण शेयरिंग मॉडल में और आपकी निविदा अगर आप बता देंगे और भी आपके गांव जोड़ेंगे तो हम निविदा निकाल के आपके बसों का संचालन करवाएंगे। हो गया। दूसरा एक और भाई साहब मेरा पूछो। बालाहेड़ी जो नेशनल हाईवे है 21, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है और करीब 20-25 गांवों का जुड़ाव इस मार्ग से रहता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर करीब जयपुर, भरतपुर, आगरा तक लंबी दूरी की बसें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन बसों का ठहराव नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि आप बालाहेड़ी बस स्टैंड पर बसों का ठहराव करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरा वहाँ सर्वे करा के अगर वहाँ लोड फैक्टर इतना आ रहा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें। अगला प्रश्न है डॉक्टर जसवंत सिंह। प्रश्न संख्या 102 और मेरा जवाब आ गया है। पूरा पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड में जिला खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के उपरांत राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कितना बजट तो आवंटित किया गया है और कितने पद उसके अंदर सृजित किए गए हैं, कितने पदों पर नियुक्ति हुई है तथा अब तक जिले में खेल कूद प्रतियोगिता प्रशिक्षण कार्यालय से
कितने खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा क्या क्या कार्य आयोजित हुए हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि बहरोड कोटपुतली जिले के अंदर सबसे पहले तो बहरोड के अंदर ही वर्तमान में महात्मा गांधी स्कूल बहरोड के अंदर खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। उसके साथ साथ कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज के अंदर 4 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार के माध्यम से एक इंडोर हॉल बना हुआ है जिसमें कुश्ती और बैडमिंटन अभी संचालित हो रहे हैं। 3 कोचेज कुश्ती के लगे हुए हैं, 1 एथलेटिक का लगा हुआ है। एलबीएस कॉलेज के अंदर ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल और एथलेटिक ट्रैक वहां पे बना हुआ है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र से करीब 20 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस खेल रहे हैं। वो सारे कुश्ती के अंदर हैं। जसवीर यादव, धर्मवीर, सतपाल पूजा, ऐसे अनेक खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। माननीय सदस्य हो गया। अगला प्रश्न नवगठित अरे साहब मुझे पूछो ना, मैं ये तो कह रहा हूं, अगला प्रश्न तो पूछो भाई। बहरोड में पूछो। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि आवंटन पर क्या विचार रखती है? तो हाँ, तो कब तक? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमने वहां के जिला कलेक्टर को लिखा हुआ है कि वो जमीन आवंटित करें, लेकिन जो मापदंड है जिलों के अंदर, तहसील के अंदर, पंचायत के अंदर जो खेल की सुविधाएं हैं, उस मापदंड के अंदर मैं माननीय सदस्य का ध्यान खींचना चाहूंगा पॉइंट 3.7 कि क्या प्राथमिकता होगी राजस्थान राज्य के अंदर स्टेडियम्स बनने की। उसमें पहली प्राथमिकता है जहां लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए और विधायक और सांसद कोटा उसके अंदर शामिल हो, यह पहली प्राथमिकता है। हो जाएगा, पर कितना? मुझे जवाब भाई आप ये कहो पूरा का पूरा विधायक कोटा लगा दो, वो तो संभव नहीं है। इसके अंदर कोई मापदंड तो होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और मैं बोल रहा हूं तो मैं सीधे सीधे बता देता हूं। मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है अध्यक्ष महोदय, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं सीधे सीधे बता देता हूं कि 25 करोड़ माननीय विधायक को मिलता है।